जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग सबको। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, सोनम कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है ना? चलिए, अगर आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है, आवाज अगर मेरी पहुंच रही है बच्चे, तो आज हम लोग एक नई कहानी को लेकर चलेंगे, और जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। किसके बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में। आज हमारी जो एक नई कहानी चलेगी, वो किसकी चलेगी? प्रीपोजिशन की चलेगी। ठीक है, सारे बच्चे तैयार हैं? प्रीपोजिशन की कहानी अब हमारी चलनी शुरू होगी। अब एक बात बताइए, प्रीपोजिशन का बच्चे डेफिनेशन होता क्या है, ये बताने का काम करिए। सारे बच्चे जल्दी से प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को बताने का काम करिए। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होता क्या है? गुड मॉर्निंग सबको बच्चे, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीपोजिशन का हमारा डेफिनेशन होता क्या है? मॉर्निंग रिया चौधरी। चलिए बताइए, ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो हम बोलने का कोशिश करेंगे कि अ वर्ड which relates the position of a word with another word। ठीक है, अगर हम इस प्रीपोजिशन की कहानी को समझे, इस प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को समझे, तो हमें इसका डेफिनेशन पता चला कि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजिशन ऑफ अ वर्ड विथ अनदर वर्ड। ठीक है, ये कहानी होती है हमारी प्रीपोजिशन की। ठीक है, ये कहानी होती है बच्चे हमारे प्रीपोजिशन की। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का काम करिए, इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ने का काम करिए। हमने क्या लिखा है? अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजिशन ऑफ अ वर्ड विथ अनदर वर्ड। ठीक है, अब आप एक चीज बताइएगा बच्चे, अब आप एक चीज बताइएगा कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक सेंटेंस में किसका नाम लिखा? राम का नाम लिखा। अब क्या इसी सेंटेंस में मैं दोबारा राम को रिपीट कर सकता हूं? ये बताने का काम करिए। क्या मैं इसी सेंटेंस में राम को दोबारा लिखने का काम कर सकता हूं? सही पकड़े हैं आप लोग? बोलिएगा कि नहीं सर, हमें एक नाउन के बदले में किस चीज को सिखाया गया है? नाउन के बदले में हमें प्रोनाउन का यूज करना सिखाया गया है। तो अगर राम का आप जिक्र करना ही चाहते हैं, तो राम के बदले आप किस चीज का यूज करिए? एक प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं इस प्रीपोजिशन की, इस कहानी में, इस प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा वर्ड मतलब कि, और यहाँ पर तीसरा, मतलब कि तीन तीन वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तीन तीन वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक ना? तो यहां से हमें एक बात का पता चल रहा है कि इन तीनों वर्ड का अपना अपना अलग मीनिंग होगा, इसीलिए यहाँ पर
3 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका क्या अपना मीनिंग है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, उसे पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है। गौर से पढ़ने का काम करिएगा। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को बढ़िया से पढ़ने का काम करिएगा। आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बच्चे, इन पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने का काम करिए। हाँ जी प्रिया भारती, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। राधे राधे हेमा कुमारी। राधे राधे हेमा कुमारी। जी रिया चौधरी, अब से 10 बजे से क्लास होगा। चलिए इन सेंटेंसेस की ओर ध्यान देते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या है, हम लोग इस डेफिनेशन को समझने के लिए जा रहे हैं इन सेंटेंसेस के माध्यम से। कैसे, तो सबसे पहले हमें देखना है ये जो बउआ हमारा राम है वो क्या है, कायदे से इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और हमारा नाउन है, ठीक है। ये जो हमारा केम है वो एक एक्शन वर्ब है। वो क्या है बच्चे, एक एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ हमारे पास इन है, ये इन क्या है, ये कुछ और नहीं हमारा प्रीपोजिशन है। और ये जो प्रीपोजिशन है आगे किसके साथ लिखा हुआ है बच्चे, नाउन के साथ लिखा हुआ है, जो किसके, इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस केम को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, केम को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। फिर से समझिए, ये जो हमारा राम है बुआ, ये नाउन है, केम हमारा एक्शन वर्ब है, इसके बाद लिखा हुआ इन जो है वो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। किसके साथ लिखा हुआ है, नाउन के साथ लिखा हुआ है। और ये जो कहानी है वो किसे क्वालिफाई करने का काम कर रही है, इस एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। तो इस पहले सेंटेंस से हमें ये पता चला कि कोई भी जो प्रीपोजिशन होगा, कोई भी जो प्रीपोजिशन होगा बच्चे, इस प्रीपोजिशन के साथ हमें किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कहीं पर हम नाउन का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसको हम यूज कर देते हैं बुआ, प्रोनाउन का भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो हमें एक बात का पता चला कि अगर हमें प्रीपोजिशन चाहिए तो इसके बाद हमें क्या चीज की जरूरत होगी, नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी। और हमें पहले सेंटेंस से ये पता चला, ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी प्रीपोजिशन के साथ नाउन और प्रोनाउन वाली स्ट्रक्चर जो होगी, वो पहले सेंटेंस से हमें पता चला कि ये किसे क्वालिफाई करने का काम करेगी बउआ, ये हमें वर्ब को क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी, ठीक है। पहले सेंटेंस से हमें इतना चीज का पता चला कि कोई भी अगर प्रीपोजिशन है बच्चे,
इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन लिखने का काम करते हैं और वो किसी सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, पहले सेंटेंस से हमें ये बात का पता चलता है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है राम हमारा नाउन है। राम बउआ क्या है बच्चे, राम हमारा नाउन है। इसके बाद आया हुआ ये जो है वो अब एक्शन वर्ब ना होते हुए ये क्या हुआ बच्चे, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये कहानी हम लोग एडवर्ब की कहानी में पढ़ चुके हैं। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। फिर से ये रहा हमारा इन, इन हमारा एक प्रीपोजिशन है और ये जो प्रीपोजिशन है आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चे, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। और इस लिंकिंग वर्ब के कारण ये जो कहानी है वो किसको क्वालिफाई करने का काम कर रही है बच्चे, इस राम को, मतलब कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। किसको क्वालिफाई करने का काम कर रही है बच्चे, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। तो हमें यहाँ पर दूसरी कहानी का ये पता चला दूसरे सेंटेंस से कि अगर हमारे पास प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ नजर आ रहा है तो पहली कहानी में ये किसे क्वालिफाई करता हुआ नजर आया, वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ नजर आया। और दूसरी कहानी में ये हमें किसे क्वालिफाई करता हुआ नजर आया बच्चे, नाउन को क्वालिफाई करता हुआ नजर आया। तो दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है बच्चे तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब नाउन को अगर कोई भी चीज क्वालिफाई कर सकता है बच्चे, नाउन के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये किसके साथ भी यूज किया जा सकता है बच्चे, ये प्रोनाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है। किसके लिए यूज किया जा सकता है, प्रोनाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर तीन कंक्लूजन दिखाई दिए इन दोनों सेंटेंसेस से। अब तीसरी कहानी पर आते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है इन, ये अपने आप में बहुआ क्या है, तो हम बोलेंगे प्रीपोजिशन है। उसके बाद ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चे, इस नाउन के साथ जुड़ा हुआ है और कायदे से किसे क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस गीता को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, जो अपने आप में क्या है बच्चे, नाउन है। क्या है बच्चे, नाउन है। क्या है बउआ, नाउन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर। अब जब ये नाउन है तो हमारी कहानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो कहानी है हमारी जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही है कि जो प्रीपोजिशन के साथ नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ होगा वो कायदे से किसे क्वालिफाई कर देगा बुआ, किसी किसी सेंटेंस में नाउन को भी क्वालिफाई कर देगा। अब फोर्थ सेंटेंस में आते हैं, लिखा हुआ है राम इन द क्लास। ये जो इन है फिर से हमारा किसके साथ लिखा हुआ है बुआ, ये जो हमारा इन है ये प्रीपोजिशन है और फिर से इस क्लास के साथ लिखा हुआ है, कायदे से ये नाउन है और क्वालिफाई करने का काम किसे कर रहा है बुआ, ये राम को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है बच्चे, राम को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, और राम क्या है बुआ, कायदे से नाउन है। अब आते हैं हम पांचवें सेंटेंस पर। ठीक है, अगर हम इस पांचवें सेंटेंस को देखें तो राम अपना बुआ सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा नाउन हुआ। ये वॉज क्या है, तो लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमें क्या दिखाई देगा, एडजेक्टिव। क्या दिखाई देता है बच्चे, एडजेक्टिव दिखाई देता है। और ये रहा बुआ हमारा लिखा हुआ इन, जो हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद जो कहानी लिखी हुई है अपने आप में क्या है, नाउन है। और ये सारी की सारी कहानी किसकी ओर इशारा कर रही है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है। किसको क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है। तो चौथी बात हमें ये पता चली कि अगर प्रीपोजिशन के साथ नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिला है हमें, तो ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में भी बताता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात, ये चारों की चारों कहानी क्लियर है। पहली कहानी हमें यह पता चली कि प्रीपोजिशन के साथ हमें कंपलसरी नाउन की जरूरत होती है, नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा। इज दैट क्लियर बच्चे, यस और नो, यहां तक की कहानी क्लियर है। क्या यहां तक की कहानी बच्चे क्लियर है, यस और नो। चलिए बुआ, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो आप एक बात बताइए, ये तीसरे नंबर वाले सेंटेंस में और इस चौथे नंबर वाले सेंटेंस में फर्क क्या है, ये बताइए। तीसरे नंबर वाले सेंटेंस में और चौथे नंबर वाले सेंटेंस में फर्क क्या है, फर्क बताने का काम करिएगा।
आप लोगों को पिछली क्लास में ही बता दिया गया था कि अब से क्लास 10 बजे से ही चलेगा बच्चे। अंशिका कुमारी, तीसरे और चौथे सेंटेंस में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कहानी दिखाते हैं आप लोगों को, जो कहानी हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या कहानी है? अगर मैं इस चीज को देखूं इन द क्लास को, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं इन द क्लास को, तो ये जो इन द क्लास है बच्चे, वो किसका जवाब दे रहा है? वेयर का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है बच्चे? वेयर का जवाब दे रहा है। ठीक है। और ये जो सारी की सारी कहानी है, ये जो सारी की सारी कहानी है बुआ, ये किसे क्वालिफाई करने का काम कर रही है? तो हम बोलेंगे स्केम को क्वालिफाई, मतलब कि एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। और अगर कोई भी कहानी वेयर का आंसर देते हुए, किसका आंसर देते हुए बच्चे? वेयर का आंसर देते हुए एक्शन वर्ब को क्या करती है? क्वालिफाई करती है। वेयर का आंसर देते हुए एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है, तो वो कायदे से क्या होती है बच्चे? एडवर्ब होती है। क्या होती है बच्चे? एडवर्ब होती है। ठीक है। और यहां पर एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर इस एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी कहानी क्या बन गई है बच्चे? एडवर्बियल फ्रेज बन गई है। क्या बन गई है? एडवर्बियल फ्रेज बन गई है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब यहां से हमें एक बात का पता चला कि ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सारी ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रीपोजिशन के साथ अगर हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो ये सबसे पहली बात हमें क्या बताने का काम करता है? ये हमें एडवर्बियल फ्रेज बनाने में मदद करता है। ठीक है। ये क्या बनाने में मदद करता है बच्चे? एडवर्बियल फ्रेज बनाने में मदद करता है। ठीक है। अब अगर दूसरी कहानी पर जाएं, तो लिखा हुआ है राम इज इन द क्लास। क्या लिखा हुआ है? राम इज इन द क्लास। अगर हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस को देखें, ये पूरे के पूरे जो फ्रेज है इसको देखें, तो यहाँ पर यह भी किस चीज का आंसर दे रहा है बुआ? यह भी हमें वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है बुआ? यह भी हमें वेयर का आंसर दे रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ये वेयर का आंसर देता हुआ क्या ये एडवर्ब है? तो हम बोलेंगे बुआ यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कायदे से इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और इस समय इस सेंटेंस में ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे? एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब कि ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चे? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो दूसरी बात हमें यहाँ पर यह पता चली कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ये हमें पहली बात एडवर्बियल फ्रेज बनाने में मदद करता है, और दूसरी कहानी ये हमें एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में भी मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है बच्चे? एडजेक्टिव फ्रेज बनाने में भी मदद करता है। ठीक है। अब चलिए तीसरे सवाल पर जाते हैं। और तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है राम मेट गीता इन द क्लास। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसे लगाऊं ये वाली कहानी को, तो ये वाली कहानी अपने आप में आप लोगों को समझ में आनी अब स्टार्ट हो गई होगी। ये जो कहानी है ये किसे क्वालिफाई कर रही है? इस गीता को क्वालिफाई कर रही है। किसको क्वालिफाई कर रही है बच्चे? इस गीता को क्वालिफाई कर रही है। और जब कोई भी चीज नाउन को क्वालिफाई करता है, तो कायदे से क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है बच्चे? एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन वाली कहानी लिखी हुई है, वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। फिर अगर हम यहाँ पर इस फोर्थ नंबर पे देखें, तो फोर्थ नंबर में भी सेम कहानी है, लिखा हुआ है इन द क्लास। और ये इन द क्लास किसे क्वालिफाई कर रहा है बच्चे? इस राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो कायदे से यह भी क्या बना बच्चे? एडजेक्टिव फ्रेज बना। क्या बना? एडजेक्टिव फ्रेज बना। और इस एडजेक्टिव फ्रेज के लिए ये क्या चीज यूज किया गया है? इन द क्लास यूज किया गया है, जो किसे क्वालिफाई कर रहा है? इस राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? तो समझो। राम मेट गीता इन द क्लास। अब यहां पर क्या हुआ कि गीता क्लास में थी, राम कहीं से चलकर आया और किससे मिला? गीता से मिला। अब यहां पर चौथे सेंटेंस में क्या है? राम इन द क्लास मेट गीता। राम कहां पर था? क्लास में था। और गीता कहीं से चलकर आई और किससे मिली? राम से मिली। दोनों सेंटेंस में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है बच्चे? क्योंकि अगर कोई भी एडजेक्टिव होता है, जो भी नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखा हुआ होता है, वो उसी को क्वालिफाई करने का काम करता है। दूसरे किसी वर्ड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये कहानी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक जगह राम आता है और एक जगह गीता आती है। ठीक है। अब पांचवें सेंटेंस पर जाएं, और हमें यहां पर फिर से दिखाई दे रहा है इन द क्लास। ठीक है।
और ये जो हमारा इन द क्लास है बच्चे, ये किसे क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? इस हैप्पी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और जो भी कहानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है बच्चे, हमने पढ़ा है, वो कायदे से क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। या किसका काम कर रहा है बच्चे? एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बात का पता चला कि प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन हम लोग लिखने का काम करते हैं बच्चे, ये कायदे से हमें दो कहानी बताता है। एक एडवर्बियल फ्रेज के बारे में, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि ये सारी की सारी कहानी या तो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। अगर वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी तो ये क्या बनेगी? एडवर्बियल फ्रेज बनेगी। अगर ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ हमें नजर आएगा तो ये कायदे से एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। बात खत्म है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? क्या यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर बच्चे? यस और नो? यहां तक की बात बच्चे अगर क्लियर है तो देखो, पिछली क्लासेस के मैं कुछ कहानी को लिख रहा हूं, इसका बस आप प्लूरल बनाइएगा। मदर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाइए। नाउन के दौरान हम लोगों ने सीखा था और कुछ कहानी इसकी रटी थी, ठीक है? इसका प्लूरल बनाने का नियम हम लोगों ने रटा था। आज इसके प्लूरल बनाने की असली कहानी हम लोग को पता चलेगी। बताइए, इन दोनों का आप लोगों को क्या बताना है बच्चे? इन दोनों का आप लोगों को बताना है प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। तब मैं इसकी कहानी पर आऊंगा। प्लूरल बनाना है प्रिया भारती, पोजीशन नहीं बताना है। पोजीशन भी आपने गलत बताया है। काहे अंशिका शंकर किसी का कॉपी करती हो यार? ऐसे ना करो, ऐसे ना करें जनाब, ना करें। बहुत सुंदर। हम लोगों ने नाउन के दौरान ये कहानी रटी हुई है। हम लोगों ने नाउन के दौरान ये कहानी रटी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड वर्ड का क्या बनाना है बच्चे? प्लूरल बनाना है, तो हमें उसके मुख्य शब्द को क्या कर देना है? प्लूरल कर देना है। उसके मुख्य शब्द के साथ एस या ईएस जोड़ना होता है, ठीक है? आज हमें इसका मैकेनिज्म पता चलेगा। आज इसके बनाने का असली नियम हमें पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों करते थे। ये जो बच्चा लिखा हुआ हमारा इन है, ये कायदे से क्या है बउआ? ये हमारा प्रीपोजिशन है। और किसके साथ लिखा हुआ है? एक नाउन के साथ लिखा हुआ है। किसके साथ लिखा हुआ है बच्चे? एक नाउन के साथ लिखा हुआ है। और ये सारी की सारी कहानी किसे क्वालिफाई करने का काम कर रही है? इस मदर को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। तो कायदे से ये क्या हुई? हमारी एडजेक्टिव हुई। क्या हुई बच्चे? ये जो सारी की सारी कहानी है, इनके साथ लॉ जो नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इसके साथ नाउन लिखा हुआ है, ये कायदे से एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये टोटल जो कहानी बच्चे हमारे पास हुई, वो कायदे से क्या हुई? वो कायदे से एडजेक्टिव हुई। वो कायदे से क्या हुई बच्चे? एडजेक्टिव हुई। और जो कहानी एडजेक्टिव होती है, वो उसका हम प्लूरल बनाने का सीखे ही नहीं है। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। इसीलिए अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हमने किसका प्लूरल किया बच्चे? मदर का प्लूरल किया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इन लॉ बनाया, ठीक है? ये कहानी हमें रटाई गई थी। आज इसका पता चला कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है आज हमें पता चला, ठीक है? अब अगर हम इस दूसरी कहानी पर आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आए, तो इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी सेम कहानी चलेगी। इसमें भी सेम कहानी है। ये जो हमारा ऑफ है बच्चा, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बुआ? नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। और किसे क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? इस मेंबर को, जो कि एक नाउन है। और जो भी कहानी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है, जो भी कहानी बच्चे नाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है, कायदे से क्या बन जाती है?
एडजेक्टिव बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे? एडजेक्टिव बन जाती है। तो ये कहानी जब अपने आप में एडजेक्टिव हुई तो एडजेक्टिव का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने किसका प्लूरल बनाया? इस मेंबर का प्लूरल बनाया और हम लोगों ने लिखा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या लिखा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हम लोगों ने जो कहानी रटी थी कि मुख्य शब्द का प्लूरल बनाना चाहिए, वो कहानी का आज हमें क्या पता चला? असली वजह पता चला कि क्यों मुख्य शब्द का ही प्लूरल बनाना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो सारी कहानी है कायदे से क्या बनती हुई नजर आ रही है? एडजेक्टिव बनते हुए नजर आ रही है। क्या बनते हुए नजर आ रही है बच्चे? एडजेक्टिव बनते हुए नजर आ रही है। अब इस प्रीपोजिशन से ही बच्चे, इस प्रीपोजिशन से ही आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बहुत भयंकर पोर्शन होता है ना, आप लोगों को लगता है कि बहुत भयंकर पोर्शन है, वो कहानी आप लोगों को इसी प्रीपोजिशन से समझ में आनी स्टार्ट होगी। कैसे? तो देखिए, बताइए आप किस चीज को इज भरिएगा या फिर आर भरिएगा? हल्का सा दिमाग लगाइएगा। जो पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, जो ऊपर की कहानी में पढ़े हैं अभी, वही कहानी से आप लोग इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इज भरिएगा या फिर आर भरिएगा, पता चल जाएगा। चलिए बच्चे, खूबसूरती से समझ में आया। ये जो हमारा ऑफ है बुआ, ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और आगे किसके साथ लिखा हुआ है? नाउन के साथ लिखा हुआ है। किसे क्वालिफाई कर रहा है? टीचर्स को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि अपने आप में एक नाउन है। जब ये सारी की सारी कहानी किसे क्वालिफाई करने का काम कर रही है बच्चे? एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रही है। तो कायदे से क्या हुई? एडजेक्टिव हुई। क्या हुई बच्चे? ये एडजेक्टिव हुई। और एडजेक्टिव का किसी भी एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट नहीं बनता है, इसीलिए हम इस एडजेक्टिव का वर्ब के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। तो हमें इस टीचर के हिसाब से, इस टीचर्स के हिसाब से हमें क्या चुनना पड़ा बच्चे? इस आर को चुनना पड़ा। किसको चुनना पड़ा? आर को चुनना पड़ा। सब इज लिखने में लगे पड़े हैं। टीचर्स लिखा हुआ है, आप इज लिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतना पढ़ाया हुआ सब पानी कर दीजिए आप लोग। बहुत सुंदर। इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही हो रिया चौधरी, इज होगा। बहुत बढ़िया। किसी का दिमाग लगता है क्लास में नहीं है, लगता है पढ़ाना सारा व्यर्थ हो रहा है। चलिए, एक सवाल पूछा गया एग्जाम में। क्या सवाल था? देखिए, रानी वॉज इन अ हरी। रानी वॉज इन अ हरी यस्टरडे। ठीक है, ये सवाल था। और इसमें क्या किया गया था बच्चे? इसमें इस चीज को अंडरलाइन कर दिया गया था और पूछा गया था, ये जो लिखी हुई चीज है वो नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? बताइए। सवाल पूछा गया था, रानी वॉज इन अ हरी यस्टरडे। और इसमें जो हमारा इन अ हरी है उसको क्या किया गया था? अंडरलाइन किया गया था और पूछा गया था कि एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है? क्या है बताइए। सिंपल सी बात है बच्चे। यहाँ पर ये जो वॉज है, ये जो बुआ हमारा वॉज लिखा हुआ है, वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली जो भी कहानी होती है वो अपने आप में एडजेक्टिव होती है। बात खत्म है। हम लोग ये कहानी एडजेक्टिव और एडवर्ब। ओ हो, अंशिका कुमारी, बहुत सुंदर। नाउन है। नाउन क्यों है ये? नाउन क्यों है? इसको तुम प्रोनाउन बनाओ। ठीक है, और जो होता है ना, एडजेक्टिव छोड़ के सब चीज बना दो इसे। बहुत बढ़िया आशीष कुमार, बोले ना।
एक जरा भी तुम लोग का रिवीजन नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। जिसका रिवीजन नहीं होगा ना, सबको बैच से हटवा देंगे हम। अगर ऐसे ही दिमाग खराब करते रहोगे सब दिन, तो बैच से हटवा देंगे सबको हम। थिंकिंग वर्ब की वजह से यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर ये चीज हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी हम लोग लेकर चलते हैं। अगर बुआ ये नहीं समझोगे ना, ये आपका बेस है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन इतनी गहरी चीज है कि दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। अगर रिवीजन करके नहीं आओगे, ऐसे ही पागल जैसे करते रहोगे ना क्लास में, सबको क्लास से हम हटवा देंगे। करते रहना तब लाइव क्लास। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को गौर से पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी बस पढ़ना है इसको। इन 5-6 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इनको देखने का काम करिए। जब सबका पढ़ा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा यस सर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन कहानी को समझने के लिए मैं अगर आपके सामने ये लिखूं, अगर मैं आपके सामने ये लिखूं कि मैंने देखी, ठीक है, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है, बताइए। मैंने देखी, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? तो आप बोलिएगा सर, एक सेंटेंस के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए बच्चे? हमें चाहिए सेंटेंस में अरेंजमेंट। क्या चाहिए? सेंटेंस में अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका कंप्लीट मीनिंग चाहिए। क्या चाहिए? हमें सबसे पहले कंप्लीट मीनिंग चाहिए, और इसके बाद हमें इसका अरेंजमेंट चाहिए, और अरेंजमेंट के साथ साथ हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ठीक है। सही पकड़ा आपने सितारा खातून, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैंने देखी, तो आपके अंदर जिज्ञासा उठेगी।
क्या देखा आपने? ठीक है, आपको आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आपने देखा क्या? अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में लिख दूं कि मैंने एक कार देखी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कार के बदले मैं लिख दूं एक सुंदर सी लड़की मैंने देखी, ठीक है? तो ये कहानी अपने आप में क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जब हम लोग यहाँ पर देखें कि मैंने देखी, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इस वर्ब को देखा, तो आपको ये पता चला कि ये वर्ब अपने आप में क्या है? थोड़ा-सा इनकम्प्लीट है, ठीक है? कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पर अधूरा है, ठीक है? तो हमें इन सेंटेंसेस को देखने के लिए इनके वर्ब्स को जानना पड़ेगा, और हम अभी-अभी ताजा-ताजी 2 वर्ब से मिलकर आए हुए हैं। किस वर्ब से? तो पहला हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब से मिले हुए हैं, और दूसरा हम लोग किससे मिले हुए हैं बच्चे? दूसरा हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब से मिलकर ताजा-ताजी आए हुए हैं वर्ब के दौरान। अब आप ये लोग बताइए कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाना जाता है? ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का क्या नियम बताया गया था, और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का क्या नियम बताया गया था? जल्दी बताने का काम करिएगा। वो इन्फिनिटिव होता है प्रिया भारती, जाके अपना रिवीजन करो, दिमाग मत खराब करो यहाँ पे। इन्फिनिटिव का भी तुम स्ट्रक्चर सही नहीं लिख रही हो। सारे बैल बुद्धि यहीं पर पड़े हुए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि जिस वर्ब में हमें किसका आंसर चाहिए? व्हाट का और whom का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए? व्हाट का और whom का आंसर चाहिए। जो व्हाट और whom का आंसर देने वाला हमारे पास वर्ब होगा, वो कौन होगा बच्चे? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और हम लोगों ने इस व्हाट और whom के लिए एक काम किया था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था नाउन के बारे में। हम लोगों ने नाउन की कहानी समझी थी कि नाउन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम किस चीज से क्वेश्चन करते थे? हमने 3 क्वेश्चन वर्ड का यूज किया था नाउन को पहचानने के लिए। 3 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया था। कौन से क्वेश्चन वर्ड्स थे? पहला था व्हाट, दूसरा था हु, तीसरा था whom। यही चीज किया था। व्हाट, हु और whom से जो आंसर देगा वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा व्हाट और whom का जो भी आंसर देगा, आंसर जो भी चीज का आएगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट और whom से जो आंसर देने वाला होगा वो हमें क्या होगा? वो नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चा? नाउन होता है। और नाउन हुआ तो कायदे से क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। हमने यहाँ पर who नहीं लिखा है क्योंकि ये वर्ब के बाद आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, इसीलिए हमें who की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। तो हमें एक बात का पता चला यहां से कि ट्रांजिटिव वर्ब को खोजने के लिए हमें व्हाट और whom की जरूरत होती है, और इन दोनों का आंसर नाउन या प्रोनाउन देता है। तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें कंपलसरी नाउन या प्रोनाउन चाहिए ही होगा। क्या बोला मैंने? ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत होगी? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आते हैं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमें किस चीज से पूछा जाता है? सवाल करते हैं तो हमें हाउ का आंसर, व्हेन का आंसर, और जो वेयर का आंसर देता है, ये हमारा क्या होता है बच्चे? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के कैटेगरी में आता है। किसमें आता है बच्चे? ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आता है, ठीक है? हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर। और हमने पढ़ा है कि हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर देने वाला कोई और नहीं, हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है बच्चे? एडवर्ब होता है। तो ये सारी की सारी दास्तान किसकी है? एडवर्ब की है। और अभी हम लोगों ने इस क्लास में सीखा है कि ये जो हमारा एडवर्ब बनता कैसे है। तो प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगाने से या प्रोनाउन लगाने से हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? एडवर्ब बन जाता है। अगर हम इसी कहानी को लिखें अगर हम इसी कहानी को लिखें तो ये जो हमारा एडवर्ब है वो किस तरीके से बनेगा? तो हम बोलेंगे कि कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन हम लिख रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन हम लिख रहे हैं, तो इससे पहले हम क्या जोड़ेंगे बच्चे?
प्रीपोजिशन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बुआ? तो ये सारी की सारी कहानी हमारी किसकी ओर इशारा करेगी? एडवर्ब बनाने में हमें मदद करेगी। और ये कहानी हमें किसके बाद चाहिए होगी? ये कहानी हमें किसके बाद चाहिए होगी? तो ये कहानी हमें इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद चाहिए होगी। अगर हम सिंपल भाषा में ये बताएं, अगर हम सिंपल भाषा में ये बताने का काम करें आप लोगों को, तो हमें ये पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें कंपलसरी नाउन या प्रोनाउन चाहिए। इससे पहले हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन कंपलसरी चाहिए, इससे पहले प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम नाउन या प्रोनाउन को लगाना चाहते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, किसके बाद? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो हमें कंपलसरी प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? कंपलसरी प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। और ये दोनों मिलकर किसका काम करेंगे? एडवर्ब का काम करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? तो अब हम लोग इस सेंटेंस पर जा रहे हैं। लिखा हुआ है रानी इंजॉयड। रानी क्या है बच्चे? रानी अपना सब्जेक्ट है, नाउन है। इंजॉयड, इंजॉयड हमारा क्या है बच्चे? तो हम बोलेंगे ये अपना ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? अपना ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या इंजॉय किया? रानी इंजॉयड व्हाट? व्हाट का आंसर जब हमें ये पार्टी दे रहा है, कायदे से नाउन है, और ये हमें किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। और जैसे ही ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें व्हाट का आंसर देता हुआ नाउन नजर आना चाहिए, और यहाँ पर कायदे से नाउन लिखा हुआ ही है, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये पहली सेंटेंस अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। फिर दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, तो लिखा हुआ है रानी नाउन हुआ, इंजॉयड अपना ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है इन द पार्टी। ये जो हमारा इन द पार्टी है, इस प्रीपोजिशन के जुड़ने से के कारण ये किसका काम कर रहा है बच्चे? एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों एडवर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर डाला? इस इंजॉयड को क्वालिफाई कर डाला। ये किसको क्वालिफाई कर दिया है बच्चे? इस इंजॉयड को क्वालिफाई कर दिया है, जो अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। अब हमें इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसकी जरूरत है? इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत है? हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन तो लिखा नहीं हुआ है। इसीलिए हमें इस रानी का क्या लिखना पड़ा? रिफ्लेक्शन लिखना पड़ा। ठीक है, अगर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन खोजते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। क्या चीज लिखेंगे? रानी के लिए हमें हरसेल्फ लिखने की जरूरत है। अब आप लोगों को ढंग से पता चल गया होगा, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा था, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में व्हाट और हुम का आंसर देता हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और आज आप लोगों को पता चला कि हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। और नाउन और प्रोनाउन अगर नहीं होता है, तो हम इसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल लिखा हुआ है सीखा इंट्रोड्यूस्ड। ये जो इंट्रोड्यूस्ड है बुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो हमारा इन अ हरी है, इन अ हरी है, इस प्रीपोजिशन के जुड़ने के कारण ये अपना एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? इस इंट्रोड्यूस को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये इंट्रोड्यूस्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बुआ? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें व्हाट और हुम का आंसर देता हुआ नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए हमें इस शिखा का रिफ्लेक्शन लिखना पड़ा। मतलब कि हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत थी, और हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर हरसेल्फ लिखने का काम किया। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब लिखा हुआ ही डाइड, ही किल्ड अ स्नेक। अब ही अपना सब्जेक्ट है, किल्ड अपना ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं पूछूं उसने क्या मारा, तो व्हाट का आंसर अपना स्नेक दे रहा है, कायदे से नाउन है। तो ये भी कहानी अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें कंपलसरी नाउन की जरूरत है, और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है ही डाइड अ स्नेक। अगर मैं बाबू यहां पर बोलूं ही डाइड, और यहीं पर अपना सेंटेंस खत्म कर दूं, ही डाइड मतलब वह मर गया, क्या इसके बाद हमें सेंटेंस में किसी और चीज की जरूरत है? ही डाइड के बाद हमें किसी चीज की और जरूरत है?
अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस खत्म कर दूं, यहीं पर अगर सेंटेंस खत्म कर दूं, ही डाइड पर, वह मर गया, इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पर इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये बउआ क्या बना हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बना? इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर हम जबरदस्ती इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जबरदस्ती कोई नाउन या प्रोनाउन ठूसना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम जबरदस्ती नाउन या प्रोनाउन लिखना चाहते हैं, तो हमें इसके साथ कंपलसरी किसकी जरूरत होती है? प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखना पड़ा। क्या चीज? फ्रॉम। क्या लिखना पड़ा बच्चे? फ्रॉम। अब ये जो कहानी अपने आप में मिलकर क्या बना रही है? एडवर्ब बना रही है। क्या बना रही है? एडवर्ब बना रही है। जो कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम नाउन या प्रोनाउन लिखना चाहते हैं, तो कंपलसरी हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। और ये दोनों कहानी मिलकर क्या बनाता है? एडवर्ब बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? एडवर्ब बनाता है। ठीक है। अब फिर से 6 नंबर पे लिखा हुआ है रानी लाफ्ड। रानी हंसी। अगर कोई हंसता है तो काम वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है। कोई हंसा, अगर मैं बोलूं कि मैं हंसा, ठीक है, तो काम वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो ये अपना इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम जबरदस्ती नाउन या प्रोनाउन लिखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। और हमने क्या लिखा? रानी लाफ्ड एट मी। मैंने क्या लिखा? रानी लाफ्ड एट मी। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए हैं? एडवर्बियल फ्रेज बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं बच्चे? एडवर्बियल फ्रेज बना लिए हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताइए। यहां तक की बात क्लियर है? हम्म। अब आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं बच्चे, अब मैं उन सवालों के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है। किस किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे इस प्रीपोजिशन को लेकर, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताने का काम करता हूं। ठीक है। चलिए, मैंने बस इस प्रीपोजिशन को लिखा और इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैं तैयार कर देता हूं, जिसे हम लोगों ने कहा था रिलेटिंग वर्ड। अब हम इसे एक छोटे से डेफिनेशन से जानते हैं, जिसका नाम क्या है बउआ? रिलेटिंग वर्ड। क्या नाम है? रिलेटिंग वर्ड इसका नाम है। ठीक है। अब इससे आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? अगर मैं सबसे पहला सवाल का बात करूं, सबसे पहले तरीके के क्वेश्चन का बात करूं, तो आप लोगों से जनरल प्रीपोजिशंस के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है? जनरल प्रीपोजिशंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनरल प्रीपोजिशंस में किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है। थोड़ी सी झलक आप लोगों के सामने इस जनरल प्रीपोजिशन की मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से सवाल आप लोगों के इस जनरल प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोगों से इन और एट को भरने का पूछ लिया जाता है। ठीक है। कहां पर इन होगा, कहां पर एट होगा। ठीक है। ये जनरल प्रीपोजिशंस के सवाल हैं। बस कुछ ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे इस सबको। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, कहां पर इन भरिएगा, कहां पर एट भरिएगा, बताने का काम करिएगा। ठीक है। कहां पर इन आएगा, कहां पर एट आएगा। बताइए। इस दोनों ब्लैंक में आप क्या भरने का काम करिए? कहां पर इन होगा, कहां पर एट होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, बढ़िया। इनका जो यूज होता है बच्चे, इनका जो यूज होता है वो बड़े जगह के लिए होता है। बिग प्लेस में हम किसका यूज करते हैं?
हम लोग करते हैं इन का यूज, और अगर हमारे पास छोटी जगह है मतलब कि स्मॉल प्लेस है तो हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एट भरने का काम किया और आप लोगों ने यहाँ पर इन भरने का काम किया, क्योंकि दिल्ली बड़ा जगह है, गांधी विहार दिल्ली के जगह, दिल्ली के हिसाब से क्या है, छोटा जगह है। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, इसमें बताने का काम करिए क्या होगा। बताइए इसमें आप क्या करेक्शन करने का काम करिएगा। He has been in Patna at Bhikna Pahari. में क्या करेक्शन करने का काम करिएगा बच्चे। तो हम लोगों ने ये बात सीखी हुई है कि अगर एक साथ दो यूनिट का यूज किया जाता है, स्मॉल और बिग दोनों यूनिट का यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल को पहले और बड़े को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो ये जो हमारा एट भिकना पहाड़ी है वो कहां पर होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए, और ये कहानी कहां पर होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा आंसर, सी हैज बीन एट भिकना पहाड़ी इन पटना। ठीक है, सी हैज बीन एट भिकना पहाड़ी इन पटना। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में किस तरीके से सवाल आप लोगों को घुमाता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है, लास्ट है इसका, इस कैटेगरी का लास्ट है, किस तरीके से घुमाता है देखो। श्रुति मेट वंस डैश डोमिनोज डैश मॉडल टाउन डैश दिल्ली। बताइए कहां पर इन कहां पर एट, जल्दी बताइए। श्रुति मेट वंस डैश डोमिनोज डैश मॉडल टाउन डैश दिल्ली। बढ़िया। देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो दिल्ली है वो क्या है, दिल्ली जो है वो हमारा सबसे बड़ा जगह है, तो हमने क्या भरा, यहाँ पर इन भरने का काम किया। अब इस दिल्ली के लिए ये जो मॉडल टाउन है ये एक छोटा जगह है, यहाँ पर हम लोगों ने एट भरने का काम किया। अब एक बात समझिए, ये जो हमारा एट जो स्मॉल प्लेस के बारे में बताता है, इसका मतलब होता है क्या चीज, ये पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताता है, किसी खास जगह के बारे में बताता है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ये बताने का काम करता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा हुआ दिल्ली, ठीक है। अब इस दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह हुआ जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल टाउन, क्या कहें, मॉडल टाउन। अब इसी मॉडल टाउन में एक जगह होगा, किसी कोने में क्या होगा, एक डोमिनोज होगा। तो इस मॉडल टाउन के लिए भी जो ये डोमिनोज है वो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी क्या चीज भरने का काम किया, एट भरने का काम किया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आप लोगों को क्या करते हैं, उलझाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सवाल उलझाने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरी कैटेगरी पर। पहला कैटेगरी हम लोगों को समझ में आया कि जनरल प्रीपोजिशंस के आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को हल्की सी झलक आप लोगों को मैंने दिखाने का काम किया है। दूसरा कहानी आप लोगों से पूछा जाता है किसके बारे में बच्चे, दूसरा कहानी आप लोगों को पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। अगर मैं इस फ्रेजल वर्ब की बात करूं तो ये क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़कर, वर्ब के साथ बुआ प्रीपोजिशन जुड़कर
इसका मीनिंग देता है इडियम जैसा मीनिंग देने लगता है। किसके जैसा मीनिंग देने लगता है बच्चे? इडियम के जैसा मीनिंग देने लगता है। ठीक है, दूसरी कहानी हम लोगों को क्या चीज से पूछी जाती है? फ्रेजल वर्ब से पूछी जाती है। और फ्रेजल वर्ब्स में हमें ये पता चल रहा है कि वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन मिलकर क्या चीज बनाने का काम करता है? हमारा इडियम जैसा मीनिंग बनाने का काम करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं तो अगर मैंने बोला लुक अप, क्या बोला? लुक के साथ जैसे ही हमने अप जोड़ा तो आपको इसका मीनिंग बदलता हुआ नजर आया और ये मीनिंग क्या हुई? टू सर्च। क्या हुई? टू सर्च। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से इस प्रीपोजिशन के दूसरे कैटेगरी से पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, तीसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तीसरी कहानी आप लोगों से पूछी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कहानी आप लोगों से पूछी जाती है। किसकी कहानी पूछी जाती है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कहानी पूछी जाती है। और चौथी जो अंतिम कहानी आप लोगों से पूछी जाती है प्रीपोजिशन के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं सुपरफ्लॉस कैटेगरी। क्या कहानी पूछी जाती है? सुपरफ्लॉस प्रीपोजिशंस के बारे में कहानियां पूछी जाती है। तो 4 तरीके की कहानी आप लोगों से ये एग्जाम पूछता है। पहला जनरल प्रीपोजिशंस के बारे में पूछता है, दूसरा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पूछता है, तीसरा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में पूछता है और चौथा सुपरफ्लॉस कैटेगरी के बारे में पूछता है। आज की कहानी आप लोगों को पता चला? हमें तो लगता है नहीं पता चला। आप लोग क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। जो आप लोगों में बढ़िया तरीके से रिवीजन नहीं करता है ना बुआ, कोई भी नहीं करता है। जो क्या कोई भी नहीं करता है। अगर कोई रिवीजन नहीं करता है तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, रिवीजन जो करेगा उसी को क्लास समझ में आएगी, नहीं करेगा नहीं समझ में आएगी। सीधी बात है, एक बार में बोल रहे हैं, अब बार बार हम नहीं बोलेंगे। रोज आते हैं, रोज का यही नाटक होता है, पूछेंगे कुछ बताना कुछ और है आप लोगों को। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से रिवीजन करके आइएगा। आज हम लोगों ने प्रीपोजिशंस की हल्की सी झलक देखी है। ठीक है, प्रीपोजिशंस अपने आप में बहुत गहरा है और इसी से ज्यादातर सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो प्रीपोजिशंस सारे तरीके से सब चीज को कनेक्ट करके चलेगा। रिवीजन करिएगा समझ में आएगा, नहीं करिएगा नहीं समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चे। जय हिंद।